all of you. My name is Malika. Now the introduction of ancient history. सबसे पहले हम अपनी प्लानिंग की बात करेंगे कि कहाँ पर ये यूज होगी, ठीक है, एज पर पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशंस। यूपी जुडिशियरी, यूपी, बिहार, अप्रोक्सीमेटली 17 to 20 क्वेश्चन। राजस्थान, उत्तराखंड, यहाँ पर इसमें लोकल हिस्ट्री की बात करते हैं। लोकल हिस्ट्री मीन्स रीजन स्पेसिफिक। राजस्थान क्यों इम्पोर्टेंस है उसकी, एरिया के बारे में पूछेंगे कि उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड की हिस्ट्री क्या थी, तो ये रीजन स्पेसिफिक है, ठीक है। और यूपी और बिहार की जब हम हिस्ट्री देखेंगे वो इंडिया के बेसिस पे देखेंगे, पूरे होल इंडिया को कवर करेगा। कि पूछ लेगा साउथ में टेम्पल्स की रेलेवेंस पूछ लेगा, पॉइंट्स की पूछ लेगा, या कोई और चीज पूछ लेगा उठा के, मेडिवल हिस्ट्री पूछ लेगा। उसके अलावा हम आगे बात करेंगे कि हमारा स्टडी प्लान क्या होगा, हम इसे कैसे कैसे कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में ही, स्टोन एज से। एनी आइडिया? हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्स, प्री हिस्टोरिक, पीरियड, प्रोटो, एंड हिस्टोरिक। आप बताओगे कि इसमें डिफरेंस क्या क्या है? Why we use prehistoric, proto and the historic periods? What is the difference between proto and pre? ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या था कि जब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं, यहाँ पर नो पेपर, नो रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड नो लैंग्वेज। मीन्स सोर्स ही नहीं है हिस्ट्री के, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोटो पे आते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। इट इज अ ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल मीन्स कुछ चीजें इवॉल्व हुई हैं यहाँ पर, और आगे जो होंगे वो यहीं से डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या है कि रिटन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं बट नो यूज। इंस्क्रिप्शंस हैं, और ये इंस्क्रिप्शन कहीं आगे डेवलपमेंट हम हिस्टोरिक पीरियड्स में देखेंगे, ठीक। हिस्टोरिक पीरियड में आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स भी होंगे प्लस इंस्क्रिप्शंस भी होंगे। आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शंस लाइक कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, स्टोन पे कुछ चीज लिखी हुई है, लिटरेचर है अलग अलग तरीके का। तो ये सारी चीजें हम जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो हिस्टोरिक पीरियड है वो सोर्स बताने वाला पीरियड है, कि हम इसमें दोनों तरीके के सोर्सेस को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ हिस्ट्री यूनान के थे, वो थे हेरोडोटस, द फादर ऑफ हिस्ट्री। और अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री की, तो कहीं ना कहीं हम मेगास्थनीज को बोल देते हैं, क्योंकि इंडिका जो है उन्होंने उसको ऑब्जर्व करके बनाया कि जो इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, और उसके ऑब्जर्वेशन पे इंडिका को लिखा। तो जो फर्स्ट सोर्सेज मिलते हैं वो मेगास्थनीज के मिलते हैं। सो फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम बोल रहे हैं मेगास्थनीज को, और फादर ऑफ हिस्ट्री
अब यहाँ पे पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो प्री हिस्टोरिक है प्रो हिस्टोरिक है उसमें डिफरेंस क्या है, नो रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड द रिटन डॉक्यूमेंट्स। और पूछ लिया कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिक पीरियड, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि दोनों चीजें यूज हो रही थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब फादर पता ही है कि ये इसके फादर हैं। आगे हम इसमें जानेंगे कि सोर्सेस क्या है। अब हम हिस्टोरिक पीरियड में आएंगे, सोर्सेस। ठीक, मेन कौन कौन से सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या आएंगे हम, इंस्क्रिप्शन, सबसे पहले आएगा इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, लिटरेचर। इसके बेसिस पे हम बताएंगे कि हमने कैसे कैसे चीजों को आगे डेवलप किया, कैसे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। जब हम स्टोन एज की बात करते हैं, ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात करते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं, ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात करते हैं, इससे तो हमें पता चल रहा है कि हाँ इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है और ये सोर्सेज हैं। अभी आपने बताया कि अफ्रीका में, ठीक है, तो अफ्रीका में दो तरह, एक तो प्लेन में था और फॉरेस्ट। ठीक, होमो हैबिलिस, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो होमो हैबिलिस से कर रहे हैं। तो जो ये होमो हैबिलिस थे वो अफ्रीका के फॉरेस्ट में और प्लेन में दोनों तरीके से इनकी ब्रांच डिवाइडेड थी। आगे जब डेवलपमेंट हुआ तो होमो इरेक्टस आया। जो ये होमो इरेक्टस था इसने अपने हाथों से काम करना शुरू कर दिया था। ठीक, आगे के डेवलपमेंट की बात करते हैं, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर आपका आता है निएंडरथैलेसिस, उसके बाद क्रो-मैग्नन एंड आफ्टर दैट द होमो सैपियंस सैपियंस। नाउ वी आर द होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, तो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो क्रो-मैग्नन से हुआ है। अगर पूछ लिया तो डेवलपमेंट ऑफ होमो सैपियंस सैपियंस वो क्रो-मैग्नन से हुआ है। और जो इनकी कैपेसिटी थी, ब्रेन कैपेसिटी, वो ज्यादा थी होमो सैपियंस सैपियंस से। एनी डाउट? ये सब क्या है, मैमल्स हैं, प्राइमेट्स। ओरिजिन कहाँ से हुआ है इनका, प्राइमेट से हुआ है। कोई बताएगा प्राइमेट्स का ग्रुप में कौन कौन होता है इंक्लूडेड? अब आते हैं हम सोर्सेस पे। इंस्क्रिप्शंस क्या है, व्हाट आर द इंस्क्रिप्शंस? written documents, inscriptions, images हो गए, inscriptions। इंस्क्रिप्शन हो गया कोई रॉयल ऑर्डर पास हो जाना, या किसी को लैंड ग्रांट्स में दे देना, या आगे हमने कुछ किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो किसी बैनर पे लगा देना कि उससे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, कन्वे हो रही है इंफॉर्मेशन। अशोका इंस्क्रिप्शन एंड पिलर, अशोका के इंस्क्रिप्शन सुने, सबसे फेमस है अशोका के इंस्क्रिप्शंस। या हम प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं, यूलॉजीज की बात करते हैं जिसमें किंग्स के बारे में बताता है। द पैलियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं पैलियोलॉजी। ठीक है, ये हो गया कोई रॉयल ऑर्डर है वो पास हो गया। अब कैसे पता चलेगा, ये हम एंशिएंट हिस्ट्री में बात कर रहे हैं इंस्क्रिप्शंस की, कि रॉयल ऑर्डर कोई पास हो गया कि अशोका ने कहा कि आज से धम्म शुरू होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसको एक्सपांशन कैसे मिलेगा या स्प्रेड कैसे होगा, तो उसने ऑर्डर पास किया। अब उस लोगों तक कैसे पहुंचेगा, इसका मतलब वो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों तक पहुंच रहा है कि उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। कोई भी टेम्पल है उसको बनाना है, लैंड को ग्रांट में दे देना, तो उसका जो ऑर्डर है वो कहाँ से लोगों के बीच कैसे पहुंचेगा, इसके बारे में हमें इंस्क्रिप्शंस बताते हैं। और नेक्स्ट वन है यूलॉजीज। इसमें क्या है कि किंग के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के कहना। एग्जाम्पल है इसका प्रयाग प्रशस्ति, कि समुद्रगुप्त के बारे में, जो पुलकेशिन सेकंड है या समुद्रगुप्त है उस टाइम पे, जो इनके इसके बारे में इंस्क्रिप्शंस में मिलता है और उसके बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बात कही गई है, तो ये हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं। नेक्स्ट आता है कॉइन, से भी हमें पता चलता है
एक अनदर एस्पेक्ट है कॉइन। कॉइन से पता चलता है कि कौन से टाइम का है, कौन से एरा का है, कहाँ का है। तो यहाँ पर जो कॉइन है नुमेस्टमैटिक, द स्टडी ऑफ द कॉइन इज नोन एज द नुमेस्टमैटिक। और इसमें हमें ये पता चला कि जो पैलियोलिथिक एज है वहां पर कोई भी कॉइन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे कल्चर का डेवलपमेंट नहीं है। कल्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोगों को जरूरत भी नहीं है उस तरीके की कॉइन की। कॉइन्स का डेवलपमेंट होगा जब आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा अर्बनाइज्ड हो जाएगी या फिर हाई लेवल पर ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, तो हम कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉइन्स नुमेस्टमैटिक, एंड यहाँ पर हमने ये देखा कि जो कॉइन्स हैं वो 6 सेंचुरी बीसी में आने शुरू हुए, और बहुत पंचमार्क कॉइन्स एग्जाम्पल है इसका, पंचमार्क कॉइन। उसके बाद हम देखेंगे इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम हिस्टोरिक पीरियड में आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि हमें पंचमार्क कॉइन के बारे में पता चला। उसके बाद कोई भी किंग है उसने अपनी इमेजेस बनवा दी कॉइन्स के ऊपर, या किसी गॉड की वो पूजा कर रहा है या उसको वर्शिप कर रहा है, तो उसके अलावा उसने क्या क्या चीजें, जैसे अशोका है उसमें बुद्ध की बात होगी, चंद्रगुप्त मौर्य है उसमें जैनिज्म की बात होगी। तो इस तरीके का जो है वो देखने को मिलेगा हमें कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से कैसे पता चलता है? कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग में हम यूज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं डेट की, हाँ इस तरीके से होगी। तो ये जो था वो इम्पोर्टेंट था, ट्रेसिंग, ट्रेसिंग के लिए डेट की। कार्बन, क्योंकि जब हम प्लांट ले लिया तो कार्बन जो है वो मेन सोर्स है ऑर्गन का, जो हम बने हुए हैं ना, तो सब जो भी कनेक्टिविटी है वो कार्बन से है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन की प्रेजेंस मिलती ही है, तो कार्बन जो था वो मेन सोर्स है। अगर हम साइंस की तरफ चलते हैं तो वो बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज द साइन, क्योंकि जब हम 4 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, अर्थ, ओरिजिनेशन ऑफ अर्थ, जियोलॉजिकल पीरियड चल रहा है, ओरिजिनेशन ऑफ अर्थ, एंड 3 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैव बीन इवॉल्व, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन द फॉर्म ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी। तो क्या था इसमें, ये माना गया कि हाँ यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। तो जब आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी या ओरिजिनेशन ऑफ अर्थ कहीं भी पढ़ा होगा, तो उसमें ये पाया जाता है कि CO2 प्रेजेंट थी, नाइट्रोजन प्रेजेंट थी उस टाइम पे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। हम यहाँ पता लगाते हैं कार्बन का, कार्बन डेटिंग को हम यूज करते हैं, ट्रेसिंग ऑफ द एलिमेंट, ट्रेसिंग ऑफ द थिंग्स। सो डेट को ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कार्बन डेटिंग, ओके। नेक्स्ट है लिटरेचर। सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ये एक सबसे वास्ट सोर्स है। नहीं तो पूछ लेगा कि हाँ स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोलते हैं, नुमिस्मेटिक, या स्टडी पैलियोलॉजी, स्टडी ऑफ, सो इस तरीके को क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन लिटरेचर एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो लिटरेचर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, और ये इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर कितने चीजों में डिवाइड हो सकती है अकॉर्डिंग टू यू? लिटरेचर को हम डिवाइड कर सकते हैं, किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी उस टाइम पे, या फिर अपनी बायोग्राफी में बताया कि हाँ ये चीज है, इस चीज से हो सकता है। ये एपिक्स भी हो सकते हैं, लाइक एग्जाम्पल रामायण और महाभारत, दो ही एपिक है ना, ये एपिक भी हो सकते हैं। ये आपको बताता है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, और महाभारत आपको बताता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ये एपिक्स हो सकते हैं, ये ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी हो सकते हैं, ये रीजन स्पेसिफिक हो सकते हैं कि अपने अपने रीजन के बारे में बताएंगे। प्लस ये सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं कि जो इंडिया है वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर तरीके से अब सबको एक साथ में लेके चल रहा है, तो ये क्या है, सेक्युलर भी हो सकते हैं। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, लिटरेचर में, जो ट्रैवलर्स हैं,
उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा? इंडिया में जो लोगों ने लिखना शुरू किया वो बहुत बाद में लिखना शुरू किया, लेकिन जो ट्रेवलर्स आए उन्होंने जो इंस्क्रिप्शंस दिए तो वो किसी ने तो बायस दिए, किसी ने नॉन बायस भी दिए। नॉन बायस को हम प्रेफरेंस देते हैं। आपने सुना होगा कि सबसे पहले कौन आया? फायान सुना? फायान आया, विंसान आया, सिंह आया। तो इनके बारे में कि ये कब कब आए, तो ये जो ट्रेवलर्स ने अपना अकाउंट लिखा, इससे हमें पता चलता है कि हाँ, इंडिया की हिस्ट्री इस तरीके की थी। ठीक, तो एग्जाम्पल्स हो गए इसके फायान और हुए इंसान इससे। तो हमें ट्रेवलर्स के अकाउंट से भी पता चलता है। तो लिटरेचर एक वास्ट है जिसमें हम किस कहते हैं कि हाँ इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी या हर्षचरित आपको बायोग्राफी मिल जाएगी, ऑटोबायोग्राफी मिल जाएगी, रामचरितमानस भी ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बायोग्राफी। और एपिक्स में आपको पता चलेगा कि क्या सोसाइटी की बात कर रहा है, क्या पॉलिटी की बात कर रहा है, या इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। तो एपिक्स भी आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर बताएंगे। दूसरा रीजन स्पेसिफिक होगा कि ईस्ट इंडिया की बात कर रहा है, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है, कौन से रीजन स्पेसिफिक पे उसका फोकस है। कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो वो राजपूतों की बात कर रहा है, उस टाइम में राजपुत्र की बात कर रहा है। अगर हम नीचे साउथ में आएंगे तो साउथ के कल्चर की बात कर रहा है। अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं इंडिया में, तो वहां पर हम रीजन स्पेसिफिक देखेंगे और फिर उसके साथ ही देखेंगे कि हाँ सेक्युलर करेक्टरिस्टिक्स में उसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट है लिटरेचर में भी, जो ट्रेवलर्स के अकाउंट्स हैं। उन्होंने क्या बताया, इंडिया को उन्होंने किस तरीके से देखा कि इंडिया कैसे लोग हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बाहर के जो लोग हैं उनके साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं। तो यहाँ से जो हम असली डेवलपमेंट की बात करते हैं वो यहाँ से करते हैं, ट्रेवलर्स से। नेक्स्ट अगर हम देखें कि नॉर्थ की अलग है हिस्ट्री, साउथ की अलग है, लेकिन साउथ की हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? संगम लिटरेचर। वहां की खुद की अपनी संगम लिटरेचर। नेक्स्ट है पीरियडाइजेशन। इंपॉर्टेंट सोर्स 57 BC, 78 AD, 78 एंड 319 AD। सुना है ये क्वेश्चन? तो एज इट इज ही आ जाता है किस किस का टाइम पीरियड है और इंडिया आज कौन सा टाइम पीरियड फॉलो कर रहा है। ये पीरियडाइजेशन सुना है? विक्रम संवत, शक संवत, दो ही ऑप्शन ले लो। कौन आज एट प्रेजेंट हम कौन से संवत की बात कर? एज इट इज। कोई भी बहुत सारे एग्जाम में एज इट इज ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। टेक द होमवर्क और सर्च करके आप मुझे बताओगे कि एट प्रेजेंट इंडिया कौन सा संवत यूज कर रहा है। ठीक है, तो पीरियडाइजेशन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो द हिस्टोरिकल सेंस की बात करते हैं। हिस्टोरिकल सेंस में हम बताते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर से कि हाँ उस टाइम का ये फिलॉसफी रही होगी। फिलॉसफी से रेलिवेंट निकालते हैं कि अगर हिंदू हैं और हाई सोसाइटी है तो हो सकता है कि 6th century BC अर्बनाइजेशन पीरियड रहा हो। अगर हम बात करते हैं उसके आगे डेवलपमेंट की या फिर डाउनफॉल की, तो क्या पता गुप्ता पीरियड रहा हो। तो हम सेंस ऑफ ह्यूमर से भी बताते हैं कि हाँ कि अर्बनाइजेशन था या रूरल बैकग्राउंड था उस टाइम पे। तो अगर ट्रांजिशन पीरियड की बात कर रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मेडिवल हिस्ट्री में डाउनफॉल हो गया, पॉलिटी कैसी है, सोसाइटी कैसी है, द कंडीशन ऑफ द वुमेन्स कैसी है, उन सब सेंस ऑफ ह्यूमर से हम बताते हैं कि हिस्ट्री कैसी है उस पीरियड की। इसका मतलब क्या है? फिलॉसफी। फिलॉसफी ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। ये भी बताती है कि कौन सा पीरियड है। कैसे?
माइंडसेट कैसा है लोगों का, कि सोसाइटी कैसी है, ब्रॉड सोसाइटी है, नैरो है, मतलब कंडीशन ऑफ द फीमेल्स क्या है, चिल्ड्रन की क्या कंडीशन है, एक्सप्लॉयटेशन है या नहीं है, कास्टिज्म है या नहीं है, तो सब कास्ट की फॉर्मेशन है। तो ये सोसाइटी का बेसिस है। सोसाइटी का सोल है ना, अगर लोग नहीं होंगे तो किसके लिए सारी चीजें होंगी। तो सोसाइटी के बेसिस पे बताते हैं हम फिलोसफी की, उस पीरियड की फिलोसफी ये रही होगी। ऊपर से इकोनॉमी के बारे में पता चलता है हमें, इकोनॉमी से काफी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं कि लोगों को सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर कैसा मिला होगा, कैसा सोर्स ऑफ इनकम होगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो इस बेसिस पे हम बताते हैं कि फिलोसफी क्या है, कि एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करता है, कि एंशियंट में अगर आपका आर्किटेक्ट बहुत ज्यादा डेवलप है, स्तूपा की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसका मतलब फिलोसफी है उस पीरियड की कि बुद्धिज्म जो है वहां पर कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है और अपनी पीक पे पहुंचा। अगर हम आगे गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो टेम्पल की फॉर्मेशन हो रही है, तो फिलोसफी बताता है कि हाँ हिंदुइज्म की फॉर्मेशन हो रही है, वहां पे हिंदुइज्म है, क्योंकि वहां पे टेम्पल की फॉर्मेशन हो रही है, गुप्ता पीरियड। तो जब टेम्पल की फॉर्मेशन होगी तो ये आपको क्या बताएगा, फिलोसफी एट दैट पर्टिकुलर पीरियड बताएगा कि हाँ यहाँ पर है। अब जब हम आगे आएंगे तो कुतुब मीनार जैसी चीजें बनेंगी, मीनार्स बनेंगी, तो इसका मतलब बताएगा वो मेडिवल हिस्ट्री में फिलोसफी क्या थी और प्रीडोमिनेंस किस चीज का था, मतलब इस्लाम का प्रीडोमिनेंस है। ये बताएगा कि जो आपका किंग है वो भी किस बेसिस पे। ठीक है। फिलोसफी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पीरियडाइजेशन क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से एज इट इज। और उसके अलावा हमने लिटरेचर देख ली, टाइम एंड स्पेस। कोई भी कल्चर, कोई भी ट्रेडिशन, कस्टम, किसी भी डेवलपमेंट के लिए टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो कोई भी कस्टम है, हम कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है, तो उसमें ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा, कि पहले हम जब पहले जैसे स्टोन एज से और आज डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, टाइम एंड स्पेस। इसके बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारा कौन कौन सा कस्टम और कौन सा ट्रेडिशन उस टाइम पे रहा होगा। ठीक है। टाइम एंड स्पेस से भी हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई बताए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस, रिटन डॉक्यूमेंट्स भी थे, इंस्क्रिप्शंस थे, पीरियडाइजेशन है, टाइम एंड स्पेस, फिलोसफी और लिटरेचर। ये हम पढ़ रहे हैं कि हमें कैसे पता चला, हमारे लिए रेलिवेंट क्यों है हिस्ट्री, क्यों हम जानना चाहते हैं, कैसे हम जानना चाहते हैं, हाउ, कैसे हमें पता चला, ये हम हाउ पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, किसी भी चीज को बनाना है, कंस्ट्रक्शन हो गया हिस्ट्री का। ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री में हम बताते हैं कि इन सब से टाइम स्पेस और जो भी हमने पीछे के सोर्स लिए, तो अब क्या है कि लॉ कैसे बनेगा, कैसे चलेंगी चीजें, किसके अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्शन, कि अब सोसाइटी के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज बन गई इतनी सारी स्टडी करने के बाद, अब ऐसा थोड़ी है कि हर चीज बुक से देख के बताएंगे, कि हाँ अब जो सोसाइटी है वो कैसे स्मूथली ग्रो कर सकती है। तो हमने बताया कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री की अब क्या है, एक पर्टिकुलर लॉ है, एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट हो चुका है और एक सैचुरेशन पॉइंट में हम हैं, बिकॉज हम सब एक ही तरीके का बिहेव कर रहे हैं। तो हम अपनी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं उस वे में, कि जो जितनी भी कैसे, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी आपके पास गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे। तो बिगेस्ट चैलेंज क्या था कि हमारे पास जो सोर्सेस थे वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में अवेलेबल थे। फिर हमने उसको एक तरफ कंस्ट्रक्ट किया और हमने क्या कहा, कि हमने कहा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री। तो हमने अपने लॉ बनाए कि हाँ हमारी जो सोसाइटी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से इंफ्लुएंस करेगी। अब हम आ जाते हैं स्टोन एज के। ये तो आपने सोर्सेस लिखे कि हाँ प्री हिस्टोरिक थे, प्रोटो हिस्टोरिक थे या हिस्टोरिक पीरियड था। अब ये तो पीरियड की शुरुआत होगी। सबसे पहला एज जो हम बात करते हैं वो हम करते हैं स्टोन एज की। स्टोन एज डिवाइडेड इनटू पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है। यहाँ से शुरुआत होती है आपके स्टोन एज की। एक क्वेश्चन और आ जाता है ओरिजिनेशन से, कि वो पूछता है कि कौन से इपोचेज हैं और कहाँ से पीरियड्स की बात करते हैं। तो हमारे पास जो है वो 5 इपोचेज हैं।
प्री पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, सीनोजोइक एंड नियोजोइक। ठीक है, ये 5 एरा है हमारे पास। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सीनोजोइक एरा की बात करते हैं। यहाँ से जो है वो बेसिकली ह्यूमन का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया कि कितने अप्रोचेज हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर 5 हैं, और जो ह्यूमन का डेवलपमेंट मेनली हम देखते हैं वो सीनोजोइक एरा से। divided into 3 parts. Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Why it is important? क्वेश्चन कुछ भी नहीं आते यहाँ से। हाँ, क्वेश्चन बहुत भर के आते हैं क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि पीरियड क्या है, कहाँ से बात करें। इसको हम जोड़ेंगे ज्योग्राफी से, हिस्ट्री ज्योग्राफी से जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम डिगिंग की बात करते हैं कि स्टोन एज आया कहाँ से हुआ, कहीं रिवर के किनारे से आया होगा, कहीं हिमालय पर डेवलप हुआ होगा, या फिर कहीं डिगिंग के बाद आया होगा, तो हमें ये पता चलता है कि आया कहाँ से। तो जितनी भी सिविलाइजेशन आप देखोगे वो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर मिलेगी आपको। इंडस वैली सिविलाइजेशन, नाइल रिवर सिविलाइजेशन, तो आपने मेसोपोटामिया सुना होगा, टिग्रिस रिवर। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो सिविलाइजेशन है वो ग्रो करती है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ इसलिए मर्ज किया जाता है कि यहाँ पर पता चलना चाहिए आपको कि ज्योग्राफिकल लोकेशन का कितना रोल है। ठीक है, तो जब हमने कहा कि जो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट है वहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर है, बीच में हम आते हैं तो गंगा और सोन वाला एरिया पड़ता है। जब हम नीचे की बात करते हैं तो कावेरी रिवर है, कृष्णा, कावेरी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रिवर से आया है। विदाउट वाटर एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर मेन क्या है, हिस्ट्री के साथ साथ रोल है ज्योग्राफी का। ठीक, और हिमालय का ट्रायंगल बन जाता है ना, सुना है किसी ने कि सबसे ज्यादा चीजें वहीं से मिली, कि ऐसे ये हिमालय का ट्रायंगल बन जाता है कि जो हड़प्पा की जितनी भी इंस्क्रिप्शंस और सिविलाइजेशन की जितनी भी आपको एविडेंस मिलेंगे वो यहाँ पर सिंध और यहाँ से यूपी तक जाएंगे। ये जो एरिया है ये कवर हो जाता है, हिमालय का एरिया। उसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंट रोल क्या है, मॉनसून का भी एक इम्पोर्टेंट रोल। ट्रेड और कॉमर्स इसी की वजह से आगे बढ़ा। इसीलिए हम कहते हैं कि हिस्ट्री के साथ साथ हमें ज्योग्राफी पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जगह। ठीक, नेक्स्ट है कि आपने कोस्टल एरिया की, कोस्टल एरिया ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था कहाँ, मानसून सीजन में। ठीक है, क्योंकि हमने इंडिया की लोकेशन देखी और यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून देखा, और फिर क्या देखा, डेवलपमेंट देखा, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि लोगों ने सही तरीके से रहना शुरू कर दिया, सिविलाइज्ड हो गए। उन्हीं के लिए तो लॉ और कानून तो उन्हीं के लिए आएंगे ना, अनसिविलाइज्ड पर्सन के लिए क्यों आएंगे। तो यहाँ पर क्या था कि ये जो मॉनसून था इसका भी बहुत बड़ा रोल था कि इंडिया को इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया, इकोनॉमी बढ़ी उस पीरियड में, और डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इंक्रीज हुआ। तो ये क्या था, हिस्ट्री के साथ साथ हम ज्योग्राफी का पार्ट देख रहे थे। नेक्स्ट हमें आते हैं वापस स्टोन एज पे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक also divided in the 3 phases, pre-Paleolithic and Mesolithic, also the transitional phase.
अब इसमें हम पढ़ेंगे जो रीजन स्पेसिफिक यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे कि हाँ ये जो कंट्री है, अभी यूपीपीसीएस में आया था कि ये वाला जो क्रॉप है वो कहाँ से रिजेंबल करता है। तो जो ये क्रॉप है वो कहाँ के रीजन्स में पाया जाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा जब से धीरे धीरे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि फर्स्ट क्रॉप कौन सी थी, सेकंड क्रॉप कौन सी थी, वॉल्स का क्या यूज था, केव्स का क्या यूज था, और रहने के लिए यूज कर रहे थे केव्स या फिर उस पर वॉल पेंटिंग कर रहे थे, व्हाट इज द रेलिवेंस दैट वॉल पेंटिंग्स। और डायरी मेंटेन जैसे हम करते हैं तो वैसे ही वो अपना वॉल पे लिख लिख के यूज कर रहे थे। तो ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो हमें ये बताता है, वो हमें बताता है कि जो पहले लोग थे वो कैसे रह रहे थे, ठीक है। स्टोन एज क्या बताता है, धीरे धीरे आपको यही बताता है ना कि लोग कैसे रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे, केव्स में रह रहे थे। केव्स कहाँ पर थी, माउंटेन्स में थी, फॉरेस्ट एरिया में थी। अगर हम फर्स्ट एविडेंस की बात करें तो विंध्या रेंज में, जो हमें पता चली है, ठीक है। लोग केव्स में रह रहे थे, स्टोन पीरियड में लोग केव्स में रह रहे थे, प्रेफर कर रहे थे वहीं पे रहना, जंगली जानवरों को मार के खाना, इस तरीके की जो एक्टिविटीज थी वो हमने स्टोन एज में देखी। अभी जो ये जो जा रहा था पीरियड, इस पीरियड में हमने ये देखा कि यहाँ पे लखुदियार गेट्स मिली उत्तराखंड में, जिसको कहते हैं वेल लेक गेट्स, इट्स लिटरली मीन्स। अब यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन जो भी कलर था कि एनिमल्स का जो कलर है उनको मार के बना दिया, तो इस तरीके की जो इंस्क्रिप्शंस हैं और इस तरीके की जो पेंटिंग्स हैं वो वहां पर देखने को मिलेंगी कि हैंड टू हैंड इस तरीके से। तो ये स्टोन एज में हम इसमें एक बात करेंगे कि इसके जो रीजन्स हैं उसको लिखेंगे जहां से क्वेश्चन मैचिंग में आए। नेक्स्ट क्रॉप पढ़ रहे थे, क्रॉप पढ़ेंगे और उसके रीजन्स की बात करेंगे। फिर वो पूछेगा कि ये वाला रीजन पैलियोलिथिक में है या नहीं है, ये वाला रीजन नियोलिथिक में है या नहीं है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवाए जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, ठीक। उसके आगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आते हैं। पैलियोलिथिक के बाद जो सिविलाइजेशन शुरू होती है रिवर बैंक, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, इंडिया में कौन सी है वो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पता है इंडस नाम कहाँ से आया, किसने दिया सबसे पहले, इंडिया, इंडिया किसने दिया सबसे पहले, इंडस किसने दिया, सिंधु को हिंदू किसने कहा, हिंदू। यहाँ से कुछ चीजें ओरिजिनेट हुई है ना। जो इंडिया है वो क्या है, इंडस रिवर के कोर्स पे, ठीक। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर। यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको कहा गया सिंधु के किनारे रहने वाले लोग, सिंधु रिवर है। जब हम ग्रीक्स के टर्म्स में बोलेंगे तो उनको एस को प्रोनाउंस करते हैं वो आई, ठीक। तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है एस का वो आई है, तो ये सिंधु जो है वो इंडस में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया। जो ये सिंधु है वो कहाँ से आएगा, संस्कृत ऑरिजिनेशन, संस्कृत टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले सिंधु को हिंदू किसने कहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अरेबियन। इंडिया किसने कहा सबसे पहले, कोलंबस, फर्स्ट टाइम इंडिया कहा कोलंबस ने, ठीक। और तो वहीं से क्वेश्चन आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि किसने कहा, ईरानियों ने और जो भी अरेबियंस उन्होंने। इंडिया का कोलंबस ने। तो हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर, फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, क्या बोलेंगे इसे, वाई,
अर्बनाइजेशन किसे बोलते हैं? जिसके पास घर नहीं होता, दिल्ली में तो लोग माइग्रेट पॉपुलेशन है, जिनके पास घर नहीं है तो वो अर्बनाइजेशन का पार्ट नहीं। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि आपके पास हेडक्वार्टर्स हैं, सिटीज का डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर आपकी कम है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके पास है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब होता है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कम होती हैं, तब कहते हैं हम फेज ऑफ द अर्बनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आप इंडस्ट्री पे बेस हो और कहीं ना कहीं ये स्किल को शो करता है, ये स्किल डेवलपमेंट को शो करता है। स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपके पास इकोनॉमी एक एडवांस लेवल पे है, ट्रेड एंड कॉमर्स आपका अच्छा है, और यहाँ पे जो ड्रेनेज मिला है सिस्टम, वेल ड्रेनेज, उसके अलावा हमें यहाँ पे डॉकयार्ड भी मिला है लोथल में, कि मतलब पोर्ट के थ्रू, लोथल में जो पोर्ट है, जिसे हम कहते हैं ना कि यहाँ से ट्रेड पोर्ट के थ्रू हो रहा है, तो डाक जो लोथल है वो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट सेंटर भी देखा गया। तो इसका मतलब क्या है कि अर्बनाइजेशन अपने पीक पॉइंट पे, क्यों ड्रेनेज वेल है, वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं, धोलावीरा सबसे बड़ी, वहां पर आपको बहुत सारी, अभी उसको यूनेस्को में भी ऐड किया गया है रिसेंटली, लास्ट ईयर ही धोलावीरा से क्वेश्चन आया भी था। तो यहाँ पर जो आपको वेल चीजें मिलेगी, वेल मैनेज मिलेगा, या फिर जो हाउसिंग है वेल मैनेज है, जो सड़कें मिलेंगी ना वो इंटरसेक्ट करती हुई मिलेगी, चारों तरफ से रास्ते जा रहे हैं 90 डिग्री के एंगल्स पे जा रहे हैं। तो सारा जो ड्रेनेज है वो भी 90 डिग्री में मिलता है, और सड़कें जो है वो भी इंटरसेक्ट होती दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो टाउन एरिया है वो वेल प्लान्ड है, उसकी जो आर्किटेक्चर है वो वेल प्लान्ड है और इंडस्ट्री पे बेस्ड है। द फर्स्ट फेज ऑफ द अर्बनाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली में अर्बनाइजेशन का फेज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे कहता है कि इंडस, आपसे पूछना क्या चाहता है, आपसे क्वेश्चन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछना क्या चाहता है, अपनी साइट्स पूछना चाहता है कि कौन कौन से रीजन में मिली हैं साइट्स, क्या उनका रेलिवेंस था, क्या चीज वहां पर मिली, क्या इम्पोर्टेंट थी वो चीज, क्या वो चीज आज भी इम्पोर्टेंट है कि जो वहां से मिली, कोई भी क्रॉप है। फर्स्ट हम कहते हैं कि मेहरगढ़ की बात करते हैं, वहां पे राइस और व्हीट उगाया गया पहली बार, जब हम बात करते हैं मेहरगढ़ की बात करते हैं। अब वो साइट कहाँ पे है, इंडिया में है या पाकिस्तान में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आफ्टर डिवीजन जब हम 1947 में बाइफरकेट हुए, तो आधी जो साइट्स थी वो पाकिस्तान में पहुंच गई, है ना। तो जो मोहनजोदाड़ो और ये सब है वो कहाँ, पाकिस्तान पहुंच गए। तो वो आपसे पूछना चाहता है कि जो इंडिया की साइट है वो कैसी है, और पाकिस्तान की साइट है उनका क्या रेलिवेंस है, क्या वहां पे ही डेवलपमेंट शुरू हुआ, कि डेवलपमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, कौन, अगर क्रॉप से डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर एडवांस हुई या एग्रीकल्चर ऊपर बढ़नी शुरू हुई, तो उसके पीछे कौन कौन से मेटल भी थे। तो आप इसमें इस फेज में एक और चीज देखोगे इंडस वैली में कि आयरन जो है वो अपसेंट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। एग्रीकल्चर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो क्या था, है ना, आयरन ही था। एग्रीकल्चर, क्योंकि इसी ने तो सारी कटाई करी थी जंगलों की, जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर आयरन प्रेजेंट नहीं है, आयरन के कोई भी एविडेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलते इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये कहता है कि जो यहाँ पर प्रीडोमिनेंस है वो कॉपर एज की है और ब्रॉन्ज है, इसको हम कॉपर सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन डिमांड करता है कि आपको पता होनी चाहिए कौन सी साइट कहाँ पे थी, या लोथल अगर इम्पोर्टेंट है उस टाइम पे पोर्ट, अगर लोथल में पोर्ट है, डाकयार्ड है, तो उसका रेलिवेंस क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए था, या धोलावीरा अगर बना हुआ है और यूनेस्को की साइट में ऐड हो रहा है, तो एग्जामिनर वांट्स कि आप क्या इस चीज के बारे में अवेयर हो कि यहाँ पे आपको मिली है इतनी बड़ी बस्ती, सबसे बड़ी बस्ती मानी जा रही है वो, तो क्या आप इस चीज के बारे में अवेयर हो कि यहाँ पे वेल ड्रेनेज है, ठीक है।
तो वेल ड्रेनेज के बारे में मोहनजोदड़ो में आपने देखा कि एक बात है जो सबसे बड़ा बात माना जाता है। तो उस टाइम पे ये पूछना चाहता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज कब कब मिली है, ठीक, कौन सी क्रॉप। तो अभी जो क्वेश्चन आया है रिसेंटली वो यही आया है यूपीपीसी जो जुडिशरी का पीसीएस जुडिशरी था कि कौन सी क्रॉप कहाँ से मिली, ठीक है। उसने आपको रीजन दे दिए और क्रॉप का नाम दे दिया। इट्स वेरी इट्स नॉट अ मॉडरेट क्वेश्चन, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, लेकिन आपको अगर आपको एक आइडिया है कि फर्स्ट टाइम कौन सी क्रॉप कहाँ पर ग्रो की, या उसके बाद जो एक जैसे हमने कहा कि हमने सबसे पहले क्या उगाया, राइस, सबसे पहले राइस बना, वीट तो बाद में आया। अगर आपको आइडिया है कि जो सबसे पहली क्रॉप है वो राइस है, उसके बाद वीट और कॉटन की बात करते हैं, तो यहाँ से आप रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम बांटेंगे थोड़े थोड़े पार्ट्स में, डिवाइड करेंगे कि कौन कौन सा एरिया है, उसको भी हम ईस्ट वेस्ट, कि इसकी ईस्ट साइड, इसकी वेस्ट साइड, इसकी नॉर्थ और इसकी साउथ, इसकी सबसे सदर्न साउथ साइड कौन सी है, ईस्टर्न साइड कौन सी है। तो इसके जो चारों पार्ट हैं वो देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि प्रीडोमिनेंस जो है वो इस रीजन में है, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट में। तो इस प्रीडोमिनेंस की का रीजन क्या है कि क्यों इसी रीजन में है। फिर हम देखते हैं कि जो राइज है वो कहीं ना कहीं यहाँ ईस्ट के साउथ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे भी मिला है। प्रयागराज के बाद बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर राइस के एविडेंस यहाँ पर भी मिले हैं। फिर हम नॉर्थ में बात करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है वहां पर जो एग्रीकल्चर थी या उसका जो डेवलपमेंट था वो कैसे होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम रीजन स्पेसिफिक बात करेंगे कि जो रीजन्स में क्या क्या चीजें थी, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीजें मिल रही थी, ठीक। स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजन से। एनी क्वेरीज, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ आया समझ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि शुरुआत हो रही है स्टोन एज की, प्री हिस्टोरिक और होमोनिड्स होमोसेपियंस एलियंस, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन समझ आ सकता है। थैंक यू।